नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। न्यूज एट 9 में सबसे पहले बात करेंगे खाने के मजहब पर संग्राम की। आखिर क्यों खाने में मजहब आ गया है, क्यों खाने पर भी हिंदू मुस्लिम आ गया है, और उसके बाद बात करेंगे उन्नाव कांड की। मामले की कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सबसे आखिर में दिखाएंगे आपको धोनी का मिशन कश्मीर। दिखाएंगे कैसे क्रिकेट मास्टर इन दिनों फौजी बन गए हैं। खबरें विस्तार से। उन्नाव कांड में सच और झूठ से पर्दा उठने की उम्मीद जाग गई है। रायबरेली जाते वक्त रविवार को हुए कार हादसे की जांच का जिम्मा अब सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया है। तो वहीं मुख्य न्यायाधीश ने भी मामले से जुड़ी चिट्ठी पेश नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। क्या उम्मीद करूं सर, इनसे मैं क्या उम्मीद कर सकती हूं। मैं एप्लीकेशन देती हूं, धमकियां मिलती हैं, घर पे धमकियां आके मिलती हैं। एप्लीकेशन देती हूं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। 3 परिजनों की मौत और 2 की मौत से जंग देख रहा परिवार भला और क्या कहेगा, वो भी तब जब लड़ाई अस्मत और अस्मिता की हो। इस बेटी की नाराजगी पूरे सिस्टम से है। एक तरफ पीड़ित परिवार ने इंसाफ की जंग छेड़ी, तो दूसरी तरफ आरोपी पक्ष ने मानो अपने खिलाफ सिर उठाने वाले पूरे परिवार को ही नहीं छोड़ने की कसम उठा ली। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें आरोपी विधायक सेंगर के सामने हथियार डालने के लिए बार बार धमकाया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष की ओर से स्थानीय पुलिस प्रशासन से 35 बार लिखित शिकायत की गई, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन ने इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब जवाब देते नहीं बन रहा। वो जितने भी प्रार्थना पत्र दिए हैं वो एसपी साहब को बताया गया है, क्या कार्रवाई हुई है उसके संबंध में अवगत है। आरोपों से बचने के लिए पुलिस जांच की बात कर रही है, तो वहीं अब रविवार को रायबरेली के पास हुए कार हादसे की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। यूपी सरकार की तरफ से की गई सीबीआई जांच की अनुशंसा को केंद्र सरकार ने मान लिया है। जो भी हो रहा है वो रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत हो रहा है। सीबीआई जिसको हम लोगों ने केस हैंडओवर किया है, उन्होंने टेकअप कर लिया है और अब ये सीबीआई इसको अपने ढंग से इसकी विवेचना करेगी, जांच करेगी। चिट्ठी की फांस में स्थानीय पुलिस ही नहीं फंसी है, बल्कि इसकी आंच तो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। आरोप है कि पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी थी। अब सीजीआई ने खुद इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है। बता दें कि पीड़िता और उसके परिवार ने 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा था, लेकिन वो पत्र सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा। सीजीआई ने इस पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि उन्नाव रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी भेजी थी, लेकिन मैंने अब तक वो चिट्ठी नहीं देखी या अब तक मेरे सामने पेश नहीं किया गया। अब चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से इस बाबत जवाब मांगा है। साथ ही पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी गई है। इस मामले की सुनवाई अब गुरुवार को होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, हम प्रयास करेंगे कि इस माहौल में पीड़िता के लिए कुछ बेहतर किया जा सके। उन्नाव कांड में सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पीड़िता के परिजनों में भी इंसाफ की उम्मीद लौटी है। सीबीआई पे मुझे पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा। हाँ, मीडिया पे ही, सीबीआई पे ही तो भरोसा है सर, और तो मुझे सरकार पे तो कोई भरोसा नहीं है सर। चूँकि आरोपी विधायक का कनेक्शन सीधे बीजेपी से है, इसलिए मामले में सियासत भी लगातार जारी है। उन्नाव कांड की गूंज अब लखनऊ से लोकसभा तक सुनाई दे रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की, तो वहीं लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर ये मुद्दा उठाया गया। वो भरोसा नहीं करवा रहे हैं प्रशासन पे, इसलिए क्योंकि लगातार उन्हें संघर्ष करना पड़ा है। ये मांग की थी कि गृह मंत्री सदन में आए। उन्नाव मामले में एक तरफ सियासी दबाव बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवार ने इस केस की सुनवाई यूपी से बाहर किए जाने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला पर खेल का पैसा गबन करने का आरोप लगा है। करीब 44 करोड़ रुपए घोटाले के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने फारूक से घंटों पूछताछ की।
ये तस्वीरें हैं प्रवर्तन निदेशालय चंडीगढ़ की, जहां जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला से 6 घंटे तक पूछताछ हुई। फारूक अब्दुल्ला समेत एनसी नेताओं पर आरोप है कि 2002 से 2011 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी बीसीसीआई के 43.69 करोड़ रुपए डकार गए। बता दें कि 2002 से 2011 तक राज्य में क्रिकेट के प्रचार प्रसार के लिए बीसीसीआई ने 112 करोड़ रुपए दिए। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने इसमें से 43.69 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया। इस केस की जांच पहले स्थानीय पुलिस कर रही थी, लेकिन पारदर्शिता के अभाव में हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने इस घोटाले में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के 2002 से 2011 तक के तत्कालीन पदाधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें जेकेसीए अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, जेकेसीए महासचिव मोहम्मद सलीम खान, जेकेसीए कोषाध्यक्ष एहसान अहमद मिर्जा और जम्मू कश्मीर बैंक के कर्मचारी बशीर अहमद मिसगर आरोपी बनाए गए। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला समेत सभी आरोपी जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, इसलिए इन पर रणवीर दंड संहिता के तहत भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, गबन और आपराधिक साजिश को अंजाम देने का आरोप है। जैसे ही ईडी ने फारूक पर शिकंजा कसा, महबूबा मुफ्ती फारूक के समर्थन में आ गईं। आज अचानक मरकजी सरकार को ये मौका क्या मिला कि वो आज ही फारूक साहब के जो है सवाल जवाब कर रहे हैं, उनकी जवाब तलफी कर रहे हैं, जबकि यहाँ तमाम जमातें जो है मेन स्ट्रीम पार्टीज़ ने इकट्ठा होके 35A के दिफा के लिए इकट्ठा होना का फैसला किया है। तो ऐसे वक्त में क्रिकेट स्कैम को बाहर निकालना, क्रिकेट घोटाले को 5 साल में तो कुछ नहीं किया, आज अचानक इस पे बात करना, लगता है कि इसमें एक दबाव डाला जाता है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज पे, पॉलिटिकल लीडरशिप पे कि आप इकट्ठे मत हो जाओ। महबूबा का फारूक के पक्ष में बोलना लाजमी है, क्योंकि आर्टिकल 35A को हटाने की अफवाहों के कारण इस वक्त महबूबा घाटी में सभी पार्टियों को एकजुट करने में लगी हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि वंशवाद की सियासत और भ्रष्टाचार करने वाली पार्टियों से जनता ने मुंह मोड़ लिया है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। कुछ समय से जिस प्रकार की एक निर्णायक कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ जांच को लेकर के, इनके पिछले भ्रष्टाचार के जो उनके केसेस हैं, उनके घोटाले हैं, जो जम्मू कश्मीर बैंक में कोताहियां की गई हैं, उनका पर्दाफाश हो रहा है। और पहली बार एक निर्णायक ढंग से जब तहकीकात प्रारंभ हुई है तो वो उनको खौफ सता रहा है अपने का, और वो शायद तवज्जो डिफ्लेक्ट करने के लिए इस प्रकार का हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। खैर, अब तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में युवाओं के भविष्य का पैसा कहां गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अगली खबर की और बात खाने के मजहब की। जी हाँ, खाने का हालांकि कोई मजहब नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऑनलाइन फूड पोर्टल और उसके ग्राहक की लड़ाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। खाने के मजहब पर संग्राम। क्या खाने का मजहब होता है? यकीनन ऐसी कोई बात आपके दिमाग में अब तक नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन फूड सर्विस वेबसाइट जोमेटो और उसके एक कस्टमर के बीच हुई ऑनलाइन बहस के बाद ये सवाल आपके भी जहन में जरूर उठेगा। आपको ये खबर पूरी तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि जोमेटो और @नमो सरकार ट्विटर आईडी वाले उसके एक ग्राहक के बीच खाने के धर्म पर जिस तरह से बहस हुई है, उसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब शोर शराबा मचा है। दरअसल अमित शुक्ला नाम के एक कस्टमर ने ऑनलाइन फूड सर्विस वेबसाइट जोमेटो से खाने का ऑर्डर किया। जोमेटो ने सामान्य प्रक्रिया के तहत कस्टमर अमित शुक्ला को उनके खाने की डिलीवरी की जानकारी दी, लेकिन इसके साथ ही अमित शुक्ला भड़क गए, क्योंकि जोमेटो जिस राइडर के जरिए खाने की डिलीवरी करने जा रहा था वो एक गैर हिंदू था। लेकिन अमित शुक्ला को इस पर आपत्ति थी। शुक्ला ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया और गुस्से में जोमेटो ऐप अनइंस्टॉल कर दिया और इसकी जानकारी ट्विटर पर दी। इस पर जोमेटो के फाउंडर ने पहले जवाब दिया कि भोजन का कोई धर्म नहीं होता,
वो अपने आप में धर्म है। लेकिन शुक्ला ने खाने के मजहब की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए लिखा, जोमेटो पर एक ऑर्डर कैंसिल कर दिया क्योंकि वे एक गैर हिंदू राइडर को खाना पहुंचाने मेरे पास भेज रहे थे। उन्होंने कहा कि वे राइडर चेंज नहीं कर सकते और ऑर्डर कैंसिल करने पर रिफंड भी नहीं करेंगे। जिसके जवाब में जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने लिखा, हमें आइडिया ऑफ इंडिया और हमारे सम्मानित ग्राहकों और पार्टनरों की विविधता पर गर्व है। हमें हमारे मूल्यों के रास्ते में आड़े आने वाला बिजनेस खोने पर कोई दुख नहीं है। जोमेटो के फाउंडर के इस जवाब पर सोशल मीडिया में उनकी खूब तारीफ हो रही है। लोग खाने को मजहब से जोड़ने वाले इंसान की सोच पर हैरान हैं। सवाल है कि क्या खाने को मजहब से जोड़ा जाना चाहिए, खासकर जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं। और इससे भी गंभीर सवाल ये कि क्या अब ग्राहक सर्विस देने वाली कंपनियों पर धर्म के आधार पर स्टाफ रखने का दबाव डालेंगे। हालांकि ऐसा वाकया पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले गैर हिंदू कैब ड्राइवर की शिकायत करके भी ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। ग्राहकों को कोई भी ऑर्डर देने और उसे कैंसिल करने का पूरा हक है, लेकिन क्या किसी के रोजगार पर वार करने का किसी को हक है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपके लिए एक ज़रूरी सूचना। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबरों को और ज़्यादा देखने के लिए, जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए अब आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर भी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।